अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 का चौथा और आखिरी थ्योरम सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर्स ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की मेजर्स प्रोपोर्शनल होंगी। स्टेटमेंट को आगे फर्दर समझने के लिए हम सबसे पहले इस थ्योरम की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले एक आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसके तीनों वर्टिसेस को लेबल कर देंगे एज ए, बी एंड सी। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से इसी शेप की हम नई ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बस साइज़ में वो इससे थोड़ी छोटी होगी और उसके वर्टिसेस को हम लेबल करेंगे एज डी, ई एंड एफ। इसके बाद हम ट्रायंगल 1 में जो हमारे पास बड़ी ट्रायंगल है उसके अंदर एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को नाम देंगे एज पॉइंट एल एंड पॉइंट एम। इस थ्योरम की डायग्राम थोड़ी सादी सी है लेकिन इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ा लेंथी भी है। तो इसके बाद हम देखते हैं इस थ्योरम का गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन में हमें बताया गया है दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो दरमियान में आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है ये सिमिलर का है। अब इसका मतलब क्या है? इस थ्योरम में हमें एक ट्रायंगल दी गई है ए बी सी और जो दूसरी ट्रायंगल है वो है डी ई एफ। अब सिमिलर होने का मतलब ये है कि इन दोनों की शेप्स सेम है। साइज़ में एक थोड़ी छोटी है और दूसरी उससे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन शेप देखी जाए तो उनकी सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें गिवन है दैट एंगल ए इज़ कंग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल सी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ। अब दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कंग्रुएंट होंगे। जैसे जो पॉइंट ए पर एंगल बनेगा वो पॉइंट डी के एंगल के कंग्रुएंट होगा, इसी तरह बी सी और ई एफ के एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे। तो हमें इस थ्योरम में सिर्फ यही दो चीज़ें गिवन है, एक तो ट्रायंगल सिमिलर हैं और दूसरी चीज़ ये गिवन है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स कंग्रुएंट हैं। इसके बाद है हमारे पास टू प्रूव सेक्शन, जिसमें हम लिखेंगे कि हमें इसमें प्रूव क्या करना है। तो इसके टू प्रूव सेक्शन को लिखने का तरीक़ाकार ये है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनको हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परपेंडिकुलर वाली साइड को देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट ओवर डी ई लाइन सेगमेंट, दिस इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट ओवर डी एफ लाइन सेगमेंट। ये हमने इसकी हाइपोटेनियस वाली साइड्स को लिखा है। इट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट ओवर मेजरमेंट ऑफ ई एफ लाइन सेगमेंट। तो हमें इसी चीज़ को प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी मेजरमेंट्स प्रोपोर्शनल हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए बी और डी ई की जो मेजरमेंट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। ओवर में लिखने का इसको ये मतलब होता है कि इनकी जो रेशियोज़ होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर जो डायग्राम्स थोड़ी अधूरी नज़र आ रही हैं इनको यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहला केस है सपोज दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ डी ई लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास यहाँ पर जो मिसिंग लाइन सेगमेंट है उसके हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ए बी लाइन सेगमेंट डी ई से या तो बड़ी हो सकती है, जो कि हमने यहाँ पर केस 1 में लिख दिया है, और इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या अगर वो बड़ी नहीं है तो या उससे छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। तो ये हमारे पास दो केसेस हैं यहाँ पर। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने काम ये किया है दैट ऑन ए बी लाइन सेगमेंट टेक अ पॉइंट एल। ए बी लाइन सेगमेंट पर हमने एक पॉइंट सपोज किया है पॉइंट एल, सच दैट ए एल लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी ई लाइन सेगमेंट। और ये पॉइंट कुछ इस तरह से हम लेंगे कि जो ए से एल तक का डिस्टेंस होगा वो डी ई लाइन सेगमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से हम इसके बाद ए सी लाइन सेगमेंट पर पॉइंट लेंगे पॉइंट एम, सच दैट ए एम लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू डी एफ लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट एम को भी हम उसी तरह से लेंगे कि ए एम लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस डी एफ लाइन सेगमेंट के इक्वल होना चाहिए। और आखिरी चीज़ यहाँ पर ये है दैट जॉइन एल एंड एम बाय द लाइन सेगमेंट एल एम। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रूफ सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहला केस है दैट इन ट्रायंगल ए एल एम कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं। हम इनमें से बी और सी वाले जो दोनों वर्टेक्स हैं इनको यहाँ पर हम अभी के लिए इरेज कर देंगे, और जो ट्रायंगल्स ए एल एम और दूसरे ट्रायंगल डी ई एफ इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। इसके लिए पहली स्टेटमेंट हम लिखेंगे दैट एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी।
और इसकी रीज़न है हमारे पास गिवन, क्योंकि हमने गिवन सेक्शन में इस चीज़ को लिखा था कि दोनों ट्राइंगल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है दैट ए एल लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू डी ई लाइन सेगमेंट, और इसकी रीज़न है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन में पॉइंट एल को सपोज किया था तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि ए एल की मेजरमेंट डी ई के इक्वल होनी चाहिए, तो उसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी गई है। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम थर्ड स्टेटमेंट भी लिखेंगे दैट ए एम लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू डी एफ लाइन सेगमेंट, और इस स्टेटमेंट की रीज़न भी कंस्ट्रक्शन ही है, क्योंकि पॉइंट एम को भी सपोज करते वक्त उसी चीज़ का ख्याल रखा गया था कि लाइन सेगमेंट ए एम और डी एफ ये दोनों कंग्रुएंट होंगी। अब ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए हम तीन चीज़ों को इक्वल प्रूव करते हैं, कंग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर तीन चीज़ों का हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए हम कंक्लूड करेंगे थस ट्राइंगल ए एल एम इज़ कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और इसकी रीज़न है हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब इसको लिखने का कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एंगल था फिर दो साइड्स थी, तो आप इसको ए एस एस पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंड एंगल एल इज़ कंग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल एम इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ, क्योंकि अब हम दोनों ट्राइंगल्स ए एल एम और डी ई एफ को कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं और तीनों एंगल्स हैं वो कंग्रुएंट होंगे। तो इस स्टेटमेंट की रीज़न भी यही है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं और एंगल एल एंगल ई ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से एंगल एम और एंगल एफ ये भी कॉरिस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो एंगल ई इज़ कंग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एफ इज़ कंग्रुएंट टू एंगल सी, यानी कि जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल में पॉइंट है पॉइंट बी, इस पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ई के कंग्रुएंट है, और जो एंगल पॉइंट सी पर बनेगा वो एंगल एफ के कंग्रुएंट है, और इसकी रीज़न है हमारे पास गिवन, क्योंकि गिवन सेक्शन में हम इन दोनों एंगल्स को मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट को और पिछली स्टेटमेंट को यूज़ करके हम कंक्लूड करेंगे देयरफॉर एंगल एल इज़ कंग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एम इज़ कंग्रुएंट टू एंगल सी, और इसकी रीज़न है ट्रांजिटिविटी ऑफ कंग्रुएंस। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, आई होप कि आप इस एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे से समझ सकेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम तीन पर्सनस की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला पर्सन है हमारे पास साद, सेकंड वन है अहमद। लेट्स से कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड पर्सन है वो है अली, और अहमद दोस्त है अली का। अब ये है डायरेक्ट रिलेशन। अब ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, यहाँ पर जो डायरेक्ट रिलेशन है वो साद और अहमद का है और अहमद और अली का है। ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं कि साद अली का भी दोस्त होगा। ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन जो फर्स्ट और थर्ड पर्सन का आपस में बनता है। बेसिकली रिलेशनशिप जो मेन होते हैं वो तीन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पर फ़िलहाल हम सिर्फ ट्रांजिटिव को ही पढ़ेंगे। अब ये हमारे थ्योरम में किस तरह से यूज़ हुआ है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी थी दैट एंगल एल इज़ कंग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल एम इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ। फिर इसके बाद हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी दैट एंगल ए इज़ कंग्रुएंट टू एंगल बी। अब इस स्टेटमेंट के पार्ट को हम पिछले पार्ट से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर एंगल ई इक्वल था एंगल एल के और यहाँ पर एंगल ई इक्वल है एंगल बी के। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि एंगल एल को हम कंग्रुएंट कर देंगे एंगल बी के, यानी कि जो पहला और थर्ड पार्ट होगा वो कंग्रुएंट होंगे। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है एंगल एम इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ एंड एंगल एफ इज़ कंग्रुएंट टू एंगल सी। तो इन दोनों में भी हमारे पास एंगल एफ कॉमन है, तो एंगल एम और एंगल सी कंग्रुएंट होंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था ट्रांजिटिविटी ऑफ कंग्रुएंस, इसमें हमारे पास पहला और थर्ड वाला जो एंगल है वो भी कंग्रुएंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है दस लाइन सेगमेंट एल एम इज़ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बी सी, और इसकी रीज़न है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, और ये लाइन एल एम और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस का आपको मतलब पता होगा कि इनको हम जितना भी एक्सटेंड कर लें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बाद है हेंस मेजरमेंट ऑफ ए एल लाइन सेगमेंट ओवर ए बी लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू ए एम लाइन सेगमेंट ओवर ए सी लाइन सेगमेंट। और इस स्टेटमेंट की रीज़न में हमें रेफरेंस दिया गया है थ्योरम 14.1.1 का, क्योंकि हम पहले थ्योरम में इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि जब एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल हो और वो दूसरी दोनों साइड्स को इक्वली इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनका वो प्रोपोर्शनल होती है।
आई होप कि आपने इसका पहला थ्योरम समझा होगा। अगर तो आपने उसको समझा है तो आप इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, और मेजरमेंट ऑफ डी ई लाइन सेगमेंट ओवर ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी एफ लाइन सेगमेंट ओवर ए सी लाइन सेगमेंट। अब इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब इस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड में हमने ट्रायंगल की परपेंडिकुलर वाली साइड को लिखा है, और जो राइट साइड है उसमें हाइपोटेनियस वाली साइड्स को मेंशन किया है। इसकी रीज़न है हमारे पास दैट ए एल लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू डी ई लाइन सेगमेंट एंड ए एम लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू डी एफ लाइन सेगमेंट। ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन के अंदर कर चुके हैं कि ए एल लाइन सेगमेंट डी ई के इक्वल है और ए एम डी एफ लाइन सेगमेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर किया क्या गया है, जो हमारे पास इससे ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें जिधर ए एल लिखा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है डी ई के साथ, और जहाँ पर ए एम लिखा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है डी एफ के साथ। Similarly, by intercepting segments on BA line segment and BC line segment, we can prove that DE line segment over AB line segment is equal to EF over BC line segments। और ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आगे हम लिखेंगे thus DE over AB line segment is equal to DF over AC line segments equal to EF over BC line segments। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है by using equation number 1 and equation number 2। बेसिकली हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करके ही इस इक्वेशन को लिखा है यहाँ पर। तो डी ई और ए बी वाला पार्ट दोनों में कॉमन था तो उसको लिख लिया है, और उसके अलावा जो दोनों की जो राइट साइड्स थी उनको हमने यहाँ पर इक्वल लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी रीज़न है बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स। तो हमने जो ऊपर वाला पार्ट है उसी के रेसिप्रोकल्स ले लिए हैं। जो डिनोमिनेटर में लाइन सेगमेंट्स थी उनको हमने ऊपर लिख दिया है, और जो ऊपर लाइन सेगमेंट्स थी उनको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट बना है आप इसको कंपेयर कर सकते हैं टू प्रूव वाले पार्ट के साथ, इक्वेशन के साथ। तो जिस चीज़ को हमने प्रूव करना था उसको हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे पास केस 1 था। अभी हम केस 2 को भी यहाँ पर प्रूव करेंगे। केस 2 है हमारे पास, इफ़ मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी ई, इट कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इफ़ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ इक्वल टू लाइन सेगमेंट डी ई। अब दूसरे केस में हमारे पास दो चीज़ें थी कि या तो ए बी लाइन सेगमेंट डी ई से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट डी ई लाइन सेगमेंट के इक्वल है। देन इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ। अब ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी, और ये चीज़ हमें गिवन थी कि एंगल ए और एंगल डी ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल हैं, ये भी चीज़ हमें गिवन सेक्शन में दी गई थी। तो ये दो चीज़ें तो हमें ऑलरेडी गिवन में दे दी गई थी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे दैट ए बी लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू डी ई लाइन सेगमेंट, और ये चीज़ अभी अभी हम ऊपर सपोज करके आए हैं। तो हमें ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में तीन चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और इसकी रीज़न है हमारे पास एंगल साइड एंगल कंग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कंग्रुएंट हैं क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड कंग्रुएंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है दस ए बी ओवर डी ई लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ लाइन सेगमेंट्स इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ लाइन सेगमेंट्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 लिखने की रीज़न क्या है दैट ए सी लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू डी एफ लाइन सेगमेंट एंड बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ लाइन सेगमेंट्स। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो ए सी लाइन सेगमेंट है उसको रिप्लेस कर दें डी एफ के साथ, तो डी एफ ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी, तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो इनका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम बी सी को जब ई एफ से रिप्लेस करेंगे तो उनकी भी कटिंग होगी और वहाँ पर भी आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ए बी को रिप्लेस कर दें डी ई के साथ जो कि हमने ऊपर मेंशन किया है तो उसकी भी कटिंग होगी और आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 लिखने की रीज़न यही है कि ट्राइंगल्स की साइड्स दूसरी ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, तो अगर हम उनसे रिप्लेस करेंगे तो इन सब का आंसर 1 ही आएगा। हैंस द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल द केसेस। अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी उस चीज़ को हम दोनों केसेस के अंदर प्रूव कर चुके हैं। आई होप कि ये लास्ट थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रूफ सेक्शन थोड़ा लेंथी ज़रूर था, लेकिन अगर आप इसको थोड़े ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और अगर आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।
Thank you so much for watching, and until next time, Allah Hafiz.